बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे एक सिस्टम एक सिलेक्ट करके चाइल्ड केयर सेंटर का सिस्टम हमने सिलेक्ट किया था और उसके बाद हमने उसकी जो बिजनेस क्लासेस थी जैसे पेरेंट चाइल्ड वगैरह, उनमें से अभी हमने पेरेंट को कोड किया था। उसके अंदर हमने उसकी फील्ड्स यानी डेटा मेंबर्स बनाए थे और उसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज गेट और सेट बनाए थे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि उससे हमने फॉर्म कैसे बनाना है, कंट्रोलर, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस और डेटाबेस। तो सबसे पहले जो है हम उसका एक डेटाबेस बनाएंगे और ये देखेंगे कि हम अपने जो हमारी विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हम किस तरीके से उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब डेटाबेस हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो ओरेकल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो माई एसक्यूएल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल डेटाबेस हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि वो एक लाइट वेट है। ऑल्दो के माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का डेटाबेस भी यूज हो सकता है इसके साथ, क्योंकि इसकी बिल्ट इन सपोर्ट है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है, क्योंकि विजुअल सी शार्प भी, तो उसकी अगर डेटाबेस भी हम वही यूज करते हैं तो उसकी बिल्ट इन सपोर्ट है काफी सारी चीजों की। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन है उसके साथ जो है वो हमारा सीक्वल सर्वर का डेटाबेस इस्तेमाल हो सकता है। हम उसके साथ कोई भी कर सकते हैं उनमें से, इसीलिए हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। बाद में हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर की भी कर लेंगे, लेकिन जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम ये थ्रू आउट द सेमेस्टर हम यूज करेंगे वो माई एसक्यूएल करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ डाउनलोड्स चाहिए। ये एक सबसे पहले तो आपको जैम्प चाहिए। इसमें जैम्प में आप ये देखें कि ये है, अगर आप इसको सिंपल गूगल करें तो ये देखें apache-friends.org डाउनलोड, ये लिंक है, इस पे आप जाएं, डाउनलोड जैम्प। यहाँ रहा जैम्प फॉर विंडोज, इधर जैम्प फॉर लिनक्स। तो आप जैम्प फॉर विंडोज में से इनमें से कोई भी कर सकते हैं, फर्क उनमें जो है वो पीएचपी की वर्जन्स का है। ठीक है, तो हमें पीएचपी पे तो काम नहीं करना, लिहाजा क्या कहते हैं, हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहली ऑप्शन ही इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने पास फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करना है जैम्प को। ठीक है, सर्च करके जैम्प को स्टार्ट करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने जैम्प को स्टार्ट करना है। ये इस तरह आपके सामने एक विंडो खुलेगी। अगर ये विंडो ना खुले तो इसका मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन का कोई प्रॉब्लम है, वो फिर आप अलग से डिस्कस करेंगे, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जैम्प को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद। इसमें से आपने ये जो पहले दो हैं इनको स्टार्ट कर देना है। अगर ये ग्रीन हो जाए, इनकी पोर्ट लिखी आ जाए, इसका मतलब है ये सक्सेसफुल स्टार्ट हो गए हैं। अगर किसी के कोई रेड हो और आगे पोर्ट लिखी ना आ रही हो, यहाँ एरर आ रहा हो, तो फिर भी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है। मैं बताऊंगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे जाके सेट करते हैं, उसकी पोर्ट चेंज करनी होती है हमने। हो सकता है वो पोर्ट नंबर कोई और एप्लीकेशन कोई और सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली मसला अपाची के अंदर आ सकता है। बहरहाल मेरी ये क्योंकि सक्सेसफुल स्टार्ट हो गई और ज्यादातर की हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से हमने सबसे पहले डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अब डेटाबेस कैसे बनाना है, क्योंकि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपनी चाइल्ड केयर सेंटर वाली, तो उसकी मैं आपको ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, दोबारा भी मैं आपको दिखाता हूँ।
और इसी तरह ये तो एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे अपने सेमेस्टर में। जब आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स की बनाएंगे तो आपको आपकी ईआर डायग्राम आपके पास होगी, उसको देख के आपने उसके अंदर टेबल्स, कॉलम्स की डेटा टाइप्स वगैरह वो रख लेनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले इसमें आप ये एडमिन माई एसक्यूएल में एडमिन ओपन करके रख लें, या दूसरा तरीका ये है, ये आपके ब्राउजर में ओपन होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्राउजर में जब ये स्टार्ट हो जाए, जब XAMPP आपका स्टार्ट हो जाए, ये इसके दोनों जो है दोनों ग्रीन हो जाए, अपाची भी और माई एसक्यूएल भी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपने लिखना है लोकल होस्ट और एंटर कर देना है। अगर आपके सामने ये स्क्रीन आए तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुका है लैब। उसमें फिर आपने ये PHP माई एडमिन लिखा आ रहा है, इस पे जाना है। तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक हो गया, ये एक इंटरफेस, इसमें ऑलरेडी जो डेटाबेसेस बने हुए हैं वो आ रहे हैं। ये डेटाबेसेस, SQL स्टेटस, यूजर अकाउंट्स। ठीक है, यूजर अकाउंट्स में अगर हम देखें तो अभी देखिए यूजर नेम यहाँ रूट के नाम से 3 आ रहे हैं, एक PMA आ रहा है। ये रूट के नाम से जो आ रहे हैं, इस रूट पे ये रूट के जो है वो 3 आ रहे हैं। ठीक है, 3 अलग अलग के, आप चाहे लोकल होस्ट के नाम से कनेक्ट कर सकें, आप चाहें तो क्या कहते हैं 127.0, ये भी लोकल होस्ट ही का ये IP एड्रेस है, और ये क्या कहते हैं अपना नाम से एक्सेस हो सकता है। ठीक है, और ये भी तरीका। अब इसमें पासवर्ड किसी का नहीं सेट हुआ हो, ये यूजर अकाउंट्स हो गए, इनको एक दफा सिर्फ देख लें। अभी हम इनको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे हम, जिसमें यूजर नेम रूट होगा, होस्ट नेम लोकल होस्ट होगा और पासवर्ड कोई नहीं है उसका। फिर हम डेटाबेसिस पर आते हैं और हमने नया डेटाबेस बनाना है चाइल्ड केयर का। तो ये डेटाबेसिस पे क्लिक करके यहाँ डेटाबेस का नाम देंगे और क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ चाइल्ड केयर। अच्छा, एक बात याद रखें, जब आपने डेटाबेस बनाना है तो आपने ना डेटाबेस के नाम में, ना ही कॉलम्स के नामों में, ना टेबल्स के नामों में कहीं भी स्पेस नहीं देनी। ठीक है, अगर आपने वर्ड्स को सेपरेट करना है तो आप अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं और सारा कुछ स्मॉल केस में लिखें, ये कन्वेंशन है। लेकिन स्पेस से तो रियल इश्यूज भी आ सकते हैं, इसलिए स्पेस तो देनी ही नहीं है आपने। अब वर्ड्स को सेपरेट अंडरस्कोर से करें और कोशिश करें कि सब कुछ स्मॉल केस में लिखें, आप लोअर केस में लिखें। तो इसका नाम हम रख लेते हैं चाइल्ड केयर DB और क्रिएट। अब आप ये, अगर आप यहाँ होम पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ आप देखेंगे ये जो डेटाबेस इसकी लिस्ट आ रही है, इसमें चाइल्ड केयर DB के नाम से एक डेटाबेस आ गया। अब इसमें स्ट्रक्चर, इसमें कोई इस वक्त टेबल नहीं है, नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस। अब हम इसमें टेबल्स बनाएंगे। कौन कौन से टेबल बनाने, उसके लिए पहले आपको मैं इसकी ER डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, दोबारा देखते हैं। ये देखें, ये है हमारी चाइल्ड केयर की कितनी एंटिटीज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी ये टेबल बाय टेबल बना के भी काम कर सकते हैं, और इसमें हम हो सकता है कुछ और भी ऐड करेंगे, कुछ कॉलम्स कम भी करेंगे, क्योंकि इसको एज इट इज हमने फॉलो नहीं करना। तो हम जो है वो टेबल बाय टेबल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ये बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो कभी एंटिटी का नाम प्लूरल नहीं होता। ठीक है, हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे पेरेंट्स के बजाय हम पेरेंट बनाएंगे, तो ये तो टेबल का नाम हो जाएगा। ये उसमें कॉलम्स होंगे, पेरेंट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। और जेंडर MFU नहीं है, मेल फीमेल और अनडिस्क्लोज्ड, ये है यू से। लेकिन हम इसको जेंडर ही के नाम से रखेंगे। एड्रेस हम दो ले लेते हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2 नाम रख लेंगे कॉलम्स का, सिटी। और अगर हम अपने पाकिस्तानी उसमें बनाना चाह रहे हैं तो स्टेट या प्रोविंस। और हम इसका फोन रख लेते हैं। और जो हमने जो जो अगर आपको याद हो, हमने इसमें कुछ इसकी जब मॉडल की क्लास बनाई थी उसमें भी हमने रखा था। तो ये वही वाली जो है, हम ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, होम फोन, सेल फोन और अदर डिटेल्स, ये हमने बनाए थे। हम इन्हीं को ही बनाएंगे। ठीक है, जो मॉडल में कॉलम्स के नाम होने चाहिए वही डेटाबेस में टेबल के कॉलम्स होने चाहिए।
जो मैंने कहा कि जो मॉडल की क्लास में जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वही डेटाबेस में टेबल के कॉलम्स होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे वो हैं और इन्हीं नामों से हम उनको रखेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने इसको फर्स्ट नेम जैसे एफ और एन कैपिटल किया हुआ है तो उसको हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम और बाकी जो स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है। होम फोन को भी होम अंडरस्कोर फोन, सेल अंडरस्कोर फोन और अदर अंडरस्कोर डिटेल्स इस तरह करके कि शुरू में अंडरस्कोर यहाँ हम नहीं देंगे वहां टेबल में। ठीक है। तो अच्छा, अब इनकी डेटा टाइप की भी बात है। ये डेटा टाइप जो है कॉलम, जब हम टेबल बनाते हैं पहले तो हम टेबल बनाते हैं ना, फिर उसमें देखते हैं हम के कॉलम्स हमने कैसे ऐड करने। तो इधर आप टेबल बना लें पेरेंट के नाम से, स्मॉल केस में इसको रखेंगे और यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं इकट्ठे, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल चले हम इसमें सारे के सारे कॉलम 10 के 10 कॉलम्स इकट्ठे देके और हम इसको यहाँ से गो कर देते हैं। अब आपके सामने ये एक इंटरफेस खुला है जिसके अंदर क्या कहते हैं, ये आपसे कॉलम के नेम मांग रहा है। ये नेम का मतलब कॉलम के नेम और टाइप का मतलब उस कॉलम की टाइप और लेंथ उसकी, उस कॉलम की कितनी लेंथ है। अच्छा, तो हमारा सबसे पहले था आईडी। ये पेरेंट आईडी या आईडी हम खाली आईडी रख लेते हैं इंट लेंथ। अब इसकी फॉर एग्जांपल मैं 4 देता हूँ, इसका मतलब मैं इंटीजर है ना ये, तो 4 डिजिट्स यानी 0 से लेके 9999 तक। ठीक है। तो ये 4 डिजिट्स की हो गई वैल्यू। और अगर हम स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग के लिए हम जब लेंथ देंगे तो उसका मतलब होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, दूसरा फिर हमारा क्या है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। उसके लिए यहाँ स्ट्रिंग के जो अगर हमारा प्रोग्रामिंग साइड पे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है डेटाबेस में, उसके लिए var होती है यानी वेरिएबल कैरेक्टर। अब वेरिएबल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल मैं नेम की लेंथ 50 कैरेक्टर्स का देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई नेम छोटा होगा, ऐसे 10-12 कैरेक्टर्स का होगा, तो ये फिर 10-12 कैरेक्टर्स ही लेगा। लेकिन अगर बड़ा होगा तो जितने जितनी कैरेक्टर्स होंगे उतनी स्पेस लेगा। तो इसलिए ये एफिशिएंट है। अगर मैं इसके बजाय 4 डेटा टाइप यानी कैरेक्टर डेटा टाइप सेलेक्ट करता हूँ, 4 डेटा टाइप, तो 50 का मतलब 50 जगह रिजर्व हो जाएगी। चाहे नाम कम का होगा यानी 10 का होगा तो भी 50 कैरेक्टर्स की जगह रिजर्व हो जाएगी। तो इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है, हमने var लेना है। ठीक है। इसी तरह लास्ट नेम के लिए भी हम जो है वो var 50। उसके बाद हमारे पास है जेंडर। अब जेंडर के लिए जो है हम वो 4 डेटा टाइप रख सकते हैं क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर आना है, एम एफ या यू। जेंडर के बाद हमारे पास है एड्रेस, सिटी, स्टेट। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, एड्रेस, सिटी और स्टेट या फिर प्रोविंस, जो भी आप उसको कहना चाहें, स्टेट या प्रोविंस। और उसके बाद हमारे पास है होम फोन, सेल फोन और अदर डिटेल्स। होम अंडरस्कोर फोन, सेल अंडरस्कोर फोन और अदर अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है। तो ये एड्रेस जरा थोड़ा सा, इसके लिए हम थोड़ी सी एड्रेस के लिए 500 कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम। सिटी जो है, सिटी के लिए आई गेस 100 कैरेक्टर्स चले, बहुत हैं। स्टेट प्रोविंस के लिए जो है वो 50 कैरेक्टर्स बहुत हैं, बल्कि 50 भी बहुत ज़्यादा हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, फोन को हम इंटीजर, हमने वहां पे फोन को क्या रखा था, फोन को भी हमने स्ट्रिंग ही रखा है, तो लिहाजा इसको हम वारचार ही लेंगे और ये 15 कैरेक्टर्स हम रख लेते हैं इंक्लूडिंग हाइफन्स अगर वो देता है तो इसको भी हम 15। और अदर डिटेल्स ये, इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा है जो किसी कॉलम में फिट नहीं होता और हम रखना चाहते हैं तो वो इधर आ सकता है, कोई भी अदर डिटेल्स उससे रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये हमारे 10 कॉलम्स के नाम आ गए। देखें सबको मैंने अंडरस्कोर से सेपरेट किया है, अगर 2 वर्ड्स हैं तो, सिंगल वर्ड है तो वैसे ही रहने दिया है और उसको लोअर केस में लिखा है। फिर उसकी हमने
टाइप दे दी और उसके साथ ही हमने उसकी लेंथ भी दे दी। बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अभी प्राइमरी की हम यहाँ से सेट नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। इसके बाद आप इसको आके सेव कर दें। तो अब दोबारा यहाँ से हम होम पे जाते हैं, अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, चाइल्ड केयर। तो यहाँ देखें एक टेबल आ गया, वन टेबल जिसका नाम है पेरेंट। इसको क्लिक करें तो ये देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऊपर ब्राउज। ब्राउज से मुराद इसकी कितनी रोज है वो नजर आएंगी। यहाँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेरेंट, अभी कुछ नहीं आ रहा है इसलिए खाली आ रहा है। स्ट्रक्चर में इसके कॉलम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। कॉलम के नाम, कॉलम की टाइप और उनकी ब्रैकेट में लेंथ भी नजर आ रही है। अब जो प्राइमरी की जिसको सेट करना है उसको आप क्लिक करेंगे उस कॉलम को, और ये देखें इधर से प्राइमरी है, इसको प्राइमरी कर दें। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। तो हमने अभी तक क्या किया, जैम इंस्टॉल किया, जैम को स्टार्ट किया, हमने उसका PHP माई एडमिन ओपन किया, और उसके बाद जो है हमने उसमें एक डेटाबेस और एक टेबल क्रिएट किया। इसी तरह हम बाद में चाइल्ड का टेबल क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप यहाँ कैसे बना सकते हैं, और रिलेशनशिप बनाए बगैर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको इस काबिल बनाना है, उसको प्रिपेयर करना है कि वो इसके साथ कनेक्ट हो सके। देखें ये जैम क्या है। जैम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तीन चार चीजें आपके पास आती हैं। ये जो लिखा हुआ है जैम, इसमें ये A फॉर अपाची, M फॉर MySQL, P फॉर PHP और दूसरा P फॉर पर्ल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें M फॉर MySQL है, यानी कि अपाची वेब सर्वर है इसमें, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि आप जब वेब पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वेब सर्वर बेसिकली जो होता है, ठीक है, जो आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके भेजता है। अपाची, M फॉर MySQL यानी डेटाबेस सर्वर, P फॉर PHP यानी PHP का कंपाइलर वगैरह, और पर्ल लैंग्वेज का कंपाइलर। लेकिन हम इसमें से जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ MySQL कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक अलग सॉफ्टवेयर है और हम जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एक अलग अलग प्रोग्राम चल रहा है। तो जैम्प एक, इसमें जो MySQL का सर्वर है वो एक अलग प्रोग्राम है, और जो हमारा जो प्रोजेक्ट चलेगा, हमारी जो एप्लीकेशन चलेगी वो एक अलग प्रोग्राम है। तो इनकी कम्युनिकेशन हमने करवानी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में कुछ बिल्ट इन कोड ऐड करना है, पहले से लिखी हुई लाइब्रेरीज ऐड करनी है। उन लाइब्रेरीज को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, उनको पहले डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, ये जो चीज है ना कि ये आपके जो डॉटनेट की एप्लीकेशन को MySQL के साथ कनेक्ट करवाती है, उसको हम कहते हैं कनेक्टर। तो आप गूगल करेंगे MySQL, ये देखें मैंने किया हुआ है MySQL कनेक्टर .net, बस इतनी चीज लिखनी है आपने, MySQL कनेक्टर .net। इसमें जो भी आपके पास लिंक्स आए उसमें से आप ये देखेंगे dev.mysql.com/downloads/connector/net, इस पे आप जाएं तो इस तरह का आपके सामने ये पेज आएगा। ये देख लें इसका लिंक dev.mysql.com/download/connector/net। तो यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें ये .NET एंड मोनो, विंडोज सोर्स कोड लेना है हमने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डाउनलोड करना है MySQL फॉर विंडोज, ठीक है। अच्छा ये जो आ रहा है ये क्या कहते हैं अपना 32 बिट और x86 लिखा नजर आ रहा है, यानी 64 बिट प्लेटफॉर्म पे जो 32 बिट एप्लीकेशन चलती है कंपेटेबल विद x86 आर्किटेक्चर। ये आपको ये एक ही नजर आ रहा है, इसी पे जाके आपने डाउनलोड कर लेना है इसको, ठीक हो गया। अच्छा जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसका इंस्टॉलर चलाना है, वो
एक मिनट, मैं आपको इसको इंस्टॉलर चला के दिखाता हूँ। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं पहले उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो वो जो कनेक्टर मैंने जब उस पर क्लिक किया था तो वो डाउनलोड हो गया था। डाउनलोड होने के बाद मैंने उसे जैसे इंस्टॉल करने की कमांड दी है, जैसे उस पर क्लिक किया है, इंस्टॉलर चलाया है, तो मेरे सामने ये इंटरफेस आया है। ठीक है, ये देखिए MySQL कनेक्टर .NET 8.0.27। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको टिपिकल करूंगा। ठीक है, टिपिकल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कर दें। पूछेगा, सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल होता है सी प्रोग्राम फाइल्स x86। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86 होते हैं। ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास। ठीक है, तो सी में प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाके MySQL के नाम से एक फोल्डर बनता है, वहां ये इंस्टॉल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स x86, इसके अंदर जाके ये MySQL के नाम से एक फोल्डर बना है। और यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रहा है MySQL कनेक्टर। इसके अंदर ये असेंबलीज, और असेंबली में आपको ये 5 फोल्डर नजर आ रहे हैं। .NET 5.0, .NET स्टैंडर्ड 2.0, .NEट स्टैंडर्ड 2.1। ये अभी हमने .NET फ्रेमवर्क की क्योंकि तफसील नहीं पड़ी, इसलिए आपको .NET और .NEट स्टैंडर्ड में फर्क नहीं पता। इसको हम करेंगे डिस्कस। इसमें से वैसे हम जो इस्तेमाल करेंगे ये वर्जन 4.5.2 ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आप देखें, आपको कुछ फाइल नजर आ रही है, कुछ XML फाइलें हैं, कुछ DLL फाइलें हैं। अगर मैं इनको सॉर्ट करूं टाइप के लिहाज से, तो इसमें ये DLL फाइल्स जो आपको नजर आ रही हैं, इसको हम ग्रुप भी मिलके कर लेते हैं टाइप के। तो देखें, ये आपको DLL फाइल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, DLL का मतलब है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, यानी ये पहले से प्री कंपाइल्ड सेट ऑफ क्लासेस हैं जो एक लाइब्रेरी की शक्ल में होती हैं। इनको हम पकड़ के अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट इस काबिल हो जाएगा कि हमने अपने यानी अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, हमारा प्रोजेक्ट है, वो MySQL के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकेगा। उसमें से हमारे काम की जो चीजें हैं ना, 3 ये लाइब्रेरीज फिलहाल हमने यूज करनी है। वैसे अभी तो सिर्फ ये होगी, लेकिन बाद में हम जब वेब की तरफ जाएंगे या ये एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो ये भी, तो हम फिलहाल ये तीनों ऐड करके रख लेंगे। अब इनको ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसको छोड़ दें, इधर से इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने आना है अपने प्रोजेक्ट पे, जो भी आपने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, उसके ऊपर आना है, जिसमें से अब जो हम यानी कि जिसके अंदर हमने मॉडल का फोल्डर बनाया था, और अभी हम फॉर्म बनाएंगे उसमें, और उसके अंदर वो कंट्रोलर, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस लेयर लिखेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, उसी उसी प्रोजेक्ट में आना है आपने, और उस प्रोजेक्ट में आके आपने ये देखिए, ये सोल्यूशन पे नहीं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और उस पे आप ये देखें, ये रेफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। रेफरेंसेस में ये ऑलरेडी भी जी जो नजर आ रही है ना, ये सारी DLL फाइल्स हैं, यानी ये भी लाइब्रेरीज हैं जो पहले से इसने खुद से ऐड कर दी थी, क्योंकि हमने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाई थी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी कोड भी अगर आपने ऐड करना हो, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि ना वो आपका है, ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा हुआ है, यानी कि वो .NET का अपना पहले से नहीं है, और ना वो आपने लिखा है, किसी तीसरे का लिखा हुआ कोड है, वो कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, तो वो आपने इसमें ऐड करना है। तो प्री कंपाइल्ड कोड, सोर्स कोड है तो वो तो आप सिंपल क्लास बना के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, यानी C# का कोड है, तो ये C# का कोड तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी कंपाइल्ड है। ठीक है, तो ये जो है कैसे ऐड करना है, रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करना है आपने, और एक मिनट, देखिए रेफरेंसेस पे आपने राइट क्लिक करना है और ऐड रेफरेंस पे जाना है।
ठीक है, ऐड रेफरेंस पे जाके आपने इधर ब्राउज पे आना है। ये नीचे ब्राउज का बटन नजर आ रहा है आपको, ये ओके कैंसिल के साथ ब्राउज, इस पे जाना है आपने। और आपने चले जाना है वहीं सी प्रोग्राम फाइल्स x86 और MySQL, ये कनेक्टर का फोल्डर, असेंबलीज, इसमें वर्जन 4.5.2 इस पे। और आपने कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, mysql.data.dll, mysql.data.entityframework.dll और mysql.web.dll। ये कंट्रोल प्रेस करेंगे ना तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इनको क्लिक करेंगे बारी बारी, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपने ओके ऐड कर देना है। तो एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो इधर ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऐड हो गई है। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये mysql.data.dll और ये तीनों जो है आपके पास आ गई हैं। ठीक है, ये तीनों आपके पास आ गई हैं। जब ये आ जाए तीनों mysql.data. ये आगे DLL तो नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, वो तो उसकी फाइल की एक्सटेंशन थी, तो उसका नाम नजर आ रहा है। ठीक है, ये वो बेसिकली वो नेम स्पेस है। ये नेम स्पेस, इस नेम स्पेसिस इनके अंदर फिर क्लासेस हैं जो हमने यूज करनी है। ठीक हो गया। तो अब हमारी एप्लीकेशन इस काबिल हो गई है कि हमारे इससे कनेक्ट हो सके, अपना MySQL डेटाबेस से हमारी एप्लीकेशन अब कनेक्ट हो सकेगी। अब कैसे कनेक्ट करनी है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हम एक छोटा सा इसको एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम ज्यादा तफसील में जाने के बजाय पहले हम एक वो छोटा सा पीस ऑफ कोड लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रॉपर ये पेरेंट जो हमारा ये है इसकी हम फॉर्म बनाएंगे, फिर उसका कंट्रोलर लिखेंगे, फिर उसकी बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस। तो हम ऐसा करते हैं कि एक फॉर्म बनाते हैं। इस पे प्रोजेक्ट पे हमने अपने इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड फॉर्म। और फॉर्म ये हम इसी को पेरेंट के लिए भी, पेरेंट वाले उसके लिए यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर कंट्रोल को नहीं लगाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं FRM पेरेंट। ठीक है, ये इधर से फॉर्म सेलेक्ट करके FRM पेरेंट, ये विजुअल C# के, इसको करके ऐड करें। ये फॉर्म हमारे पास आ गया। इसका टाइटल वगैरह चेंज करना है तो इधर से इसका टेक्स्ट फॉर्म का जो है वो ये टेक्स्ट हम कर देते हैं पेरेंट फॉर्म या पेरेंट रिकॉर्ड। और फिलहाल मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सिंपल एक बटन लगाता हूँ कॉमन कंट्रोल में से जाके। ठीक है, ये ऑल विंडोज पे आते हैं लेकिन कॉमन कंट्रोल में से जाके बटन लगाता हूँ, सिंपल बस। और ये बटन का हमने इवेंट ऐड करना है, तो ये प्रॉपर्टीज में, वैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करने से भी वो ऐड हो जाता है। फिर हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ से इवेंट सेलेक्ट किया, क्लिक पे आए और ये डबल क्लिक करके ये इवेंट। ठीक है, अच्छा। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जाके अब हमने ये देखना है कि हमारा उससे कनेक्ट हो गया या नहीं। एक चीज याद रखनी है, जब भी आपने ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड चलाना है तो आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि आपका XAMPP सर्वर जो है वो चल रहा हो और ये दोनों स्टार्ट हो, अपाची भी और MySQL भी। ठीक है, ये दोनों स्टार्ट। जब ये हो जाए तो इसके बाद आके अब हम कुछ कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम वो नेम स्पेस यहाँ इंक्लूड करवाएंगे। कैसे? यूजिंग MySQL। अगर वहां पे
सही जो रेफरेंसेस में हमने 3 फाइलें ऐड की हैं, अगर वो सही ऐड हुई होंगी तो यहाँ पे MySQL लिखा नजर आएगा। तो आपने MySQL डॉट डेटा डॉट MySQL क्लाइंट, ये वाला MySQL डॉट डेटा डॉट MySQL क्लाइंट और सेमीकोलन, ये यूजिंग नेम स्पेस के थ्रू हमने यूजिंग डायरेक्टिव के थ्रू ऐड कर दी इधर। अब हम यहाँ जाके कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। देखें कनेक्शन क्या होता है। कनेक्शन ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन से डेटाबेस का कनेक्शन। अब डेटाबेस जो है वो तो एक फाइल होती है, जैसे हमारा चाइल्ड केयर डेटाबेस तो एक फाइल है, लेकिन जो उस डेटाबेस तक पहुंचने की और उसके ऊपर ऑपरेशंस करने की हमें एक्सेस देता है जो प्रोग्राम, वो होता है डेटाबेस सर्वर। जो हम यूज कर रहे हैं वो है MySQL। तो MySQL डेटाबेस सर्वर जो कि XAMPP के साथ इंस्टॉल होता है, उससे कनेक्ट करना है हमने। ठीक है, तो सर्वर जो चल रहा होता है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है और रिस्पॉन्स दे रहा होता है। जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तो हम ये बताएंगे कि जी वो सर्वर किस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और सर्वर का जो है वो यूजर, अब जिस यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन होना है, क्योंकि डेटाबेस में ऑथेंटिकेशन भी होती है कि कौन से यूजर नेम पासवर्ड के साथ हम जो है ना कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्रिविलेजेस राइट्स वगैरह सेट होते हैं। आपने ये डेटाबेस के कोर्स में पढ़ा होगा। तो यूजर नेम पासवर्ड और फिर डेटाबेस का नाम, ये 4 चीजें बुनियादी तौर पे कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर है वो किस कंप्यूटर पे चल रहा है और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, दूसरी बात यूजर नेम, तीसरी चीज पासवर्ड और चौथी चीज डेटाबेस का नाम। ये 4 चीजें। पासवर्ड आपको याद है कि जब मैंने आपको यूजर वो दिखाए थे, मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ वो। यहाँ पे जाके आपको याद होगा कि जब मैं इधर होम पे गया और यहाँ जाके मैं यूजर अकाउंट्स पे, मैंने आपको कहा था हम ये यूज करेंगे रूट यूजर नेम रूट, ठीक है, होस्ट नेम लोकल होस्ट, ठीक है, ये यूजर आईडी है बेसिकली ये, ठीक है, रूट। और होस्ट नेम का मतलब है ये सर्वर किस सर्वर पे चल रहा है, यानी किसने होस्ट किया हुआ है डेटाबेस को। और पासवर्ड है नो, यानी कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो पासवर्ड हम स्किप भी कर सकते हैं। और डेटाबेस का नाम क्या है, चाइल्ड अंडरस्कोर केयर अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ और अब हम कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन किस क्लास से बनता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है MySQL कनेक्शन क्लास है उसका। ठीक है, ये हम इसका कौन नाम रख लेते हैं, न्यू MySQL कनेक्शन। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें 3-4 चीजें यही होंगी, सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट सेमीकोलन UID यानी यूजर आईडी इज इक्वल टू रूट। अगर पासवर्ड कोई होता तो हम PWT इज इक्वल टू यहाँ पासवर्ड लिख सकते थे, जैसे 1 2 3 अगर हमने कोई सेट किया होता, अभी कोई सेट नहीं किया तो हम ये, यानी अगर सेट होता तो इस तरह आता वो। और डेटाबेस का नाम डेटाबेस इज इक्वल टू चाइल्ड अंडरस्कोर केयर अंडरस्कोर डीबी। लेकिन आपको ये बात पता है कि हमारा पासवर्ड कुछ नहीं है, तो हम ये पासवर्ड वाला सेक्शन ही सारा रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इनको हमने सेपरेट सेमीकोलन से किया है। सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूआईडी इज इक्वल टू रूट सेमीकोलन, डेटाबेस इज इक्वल टू चाइल्ड अंडरस्कोर केयर अंडरस्कोर डीबी। इसको कनेक्शन स्ट्रिंग भी कहते हैं, यानी ये कनेक्शन की डिटेल्स होती हैं इसमें कि किससे कनेक्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा इसके बाद आपने, अच्छा जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं ना तो इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमें करनी पड़ती है, ट्राई कैच ब्लॉक में इसको लगाना पड़ता है। इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे उसको, हमारा है टॉपिक अलग से, तो उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्या है कि ट्राई और ये आप देखें करली ब्रेसिस और उसके बाद करली ब्रेसिस के फौरन बाद कैच और ये पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखें एक्सेप्शन EX लिख दें या जो भी नाम लिख दें। ठीक है, ई नहीं लिखना क्योंकि ई इधर ऊपर इसके लिए आ रहा है, फिर वो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और ये देखें ट्राई ब्लॉक हो गया ये अपना कर्ली ब्रेसिस में, फिर ये कैच ब्लॉक हो गया।
तो ये कैच के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो इधर पकड़ी जाएगी, इधर आ जाएगा और इधर आके हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो और ब्रैकेट के अंदर आके हम यहाँ लिखेंगे ex डॉट मैसेज, जो भी एक्सेप्शन होगी उसका मैसेज यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये मैसेज की प्रॉपर्टी है इसकी, ये मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, ट्राई ब्लॉक में हमने क्या करना है, ट्राई ब्लॉक में हमने करना है कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट ओपन, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना, उसके बाद कॉन डॉट क्लोज। इसके दरमियान में सारा कनेक्टिविटी का कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट की स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ इधर जो है वो इधर बनेगी। तो वो स्टेटमेंट चलाने से पहले कनेक्शन ओपन होता है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन क्लोज करना लाजमी है। ठीक है, ये दोनों काम आपने करने। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, तो अगर कनेक्शन ये ओपन होके क्लोज हो जाएगा तो इस, और ये इधर नहीं आता, एक्सेप्शन कोई नहीं आती, मैसेज बॉक्स शो नहीं होता, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल चल गया है। बस इतना ही काम हमने करना है। अब देखें, मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये पहले वाला फॉर्म मेरा ख्याल है ये सेट हुआ था, ये वो स्टार्ट हो जाएगा लॉगिन वाला। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर हम इसको चेंज करेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में से जाके कि हमने अपना ये FRM पेरेंट चलाना है। तो ये देखें ये चल पड़ा है, लेकिन ये लॉगिन वाला चला है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो FRM पेरेंट था उसमें तो सिंपल एक बटन था जिसके पीछे मैंने ये कनेक्शन का कोड लिखा है। तो इसको हम सेट कैसे करते हैं ये मैंने अपने फिजिकल लेक्चर में भी बताया था। ऐसे करना है सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे, एक मिनट, ये प्रोजेक्ट इसको हमने क्लोज कर देना है। आप ये यहाँ से ना इसको क्लोज करना है पहले, जब भी चेंज करना होता है तो इसको इधर से देख लिया करें कि चल तो नहीं रहा। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल है उसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रन में हम FRM लॉगिन की बजाय लिखेंगे FRM पेरेंट। ठीक है, और ये उसका कंस्ट्रक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो चल पड़ेगा पेरेंट वाला फॉर्म, और ये बटन को मैंने क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल चल गया। अगर एक्सेप्शन आती तो फिर वो मैसेज बॉक्स शो होता। इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, तो जैम्प को आप बंद करें और ये इनको स्टॉप कर दें। ठीक है, स्टॉप करने के बाद एप्लीकेशन आपकी जो चल रही है ना उसी पे वापस आए फॉर्म पे और अब बटन पे क्लिक करें। ठीक है, अब अगर आपको ये नजर आ रहा हो, अब पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक मिनट। अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो आप ये देखेंगे कि ऊपर लिखा नजर आ रहा है अनेबल टू कनेक्ट टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड MySQL होस्ट, यानी होस्ट से कनेक्ट होना। होस्ट का मतलब वो कंप्यूटर। अब ये मैंने लोकल होस्ट क्यों लिखा था, उसकी वजह ये है कि मैंने असल में मेरे ही जैम भी तो देखें, जिस जिस कंप्यूटर पे एप्लीकेशन चल रही है, यानी ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन चल रही है, उसी कंप्यूटर पे ही तो हमारा MySQL सर्वर भी चल रहा है, यानी जैम भी वहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैंने लोकल होस्ट दिया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को क्या कहते हैं अपना, अगर मैं अपने डेटाबेस को उठा के किसी नेटवर्क पे किसी और कंप्यूटर पे ले जाऊं और उस कंप्यूटर का IP एड्रेस नोट करके मैं क्या करना पड़ेगा, वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग में जहां मैंने सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट लिखा है वहां सर्वर इज इक्वल टू 192.168. कुछ भी जो भी उसका IP है वो IP देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटाबेस किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी हो सकता है, इंटरनेट पे भी हो सकता है और लोकल एरिया पे भी हो सकता है, तो उसका आपको IP देना पड़ेगा। तो ये क्या अभी एक्सेप्शन आ रही है कि अनेबल टू कनेक्ट टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड MySQL होस्ट, यानी कि जो होस्ट आपने लोकल होस्ट दिया था वो असल में चल ही नहीं रहा, कोई डेटाबेस सर्वर लोकल कंप्यूटर पे चल ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने उसे स्टॉप कर दिया था। इस तरह से ये एक्सेप्शन आई है। तो पता चल गया कि कनेक्शन जो है, जब पहले कोई एक्सेप्शन नहीं आई थी तो कनेक्शन बन गया था, वो कनेक्ट हो गया था। फिर दोबारा या डेटाबेस का नाम आपने गलत दे दिया तो भी नहीं होगा। अब फर्ज करें कि मैं दोबारा आता हूँ इसके ऊपर अपने जैम्प को दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर इसको चला के देखता हूँ। ये स्टार्ट किया,
जैम को स्टार्ट करने के बाद दोबारा मैं इधर आऊंगा, तो अब देखें, अब एक्सेप्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी ये जो बेसिक सेटअप है, हमने जैम्प डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया, जैम्प को चलाया किस तरह, अगर नहीं आपका चलता, नहीं ग्रीन होता, उसमें कोई एरर आ रहा है जैम्प में, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। फिलहाल उसकी ज्यादा कंफ्यूजन में, ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अगर किसी की जिसकी प्रॉब्लम आती है उसी को सॉल्व करेंगे हम, और फिर हम इन जनरल सबको बता देंगे, फिलहाल वरना चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो जैम्प डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया, जैम्प को स्टार्ट करने का पता चल गया हमें, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि कनेक्टर डाउनलोड किया हमने। कनेक्टर डाउनलोड करने के बाद कनेक्टर इंस्टॉल किया सी प्रोग्राम फाइल्स x86 में, और उसके बाद उसकी जो लाइब्रेरीज थी वो हमने इधर से रेफरेंसेस में आके, स्टॉप करता हूं, ये रेफरेंसेस में आके हमने ऐड रेफरेंस करके ब्राउज करके उधर ही जहाँ वो इंस्टॉल किया है हमने सी प्रोग्राम फाइल्स x86 MySQL के फोल्डर में, वर्जन 4.5.2 यानी असेंबलीज के फोल्डर में वर्जन 4.5.2 का फोल्डर है, उसके अंदर से जाके मैंने की है। बाकियों में भी ये पड़ी है लेकिन हमने वर्जन 4.5.2 में करनी है। ठीक है, और वो वाली 3 लाइब्रेरीज हमने इधर से ऐड की, वो ऐड होके इधर रेफरेंसेस में हमें नजर आनी शुरू हो जाती है, ये mysql.data, mysql.data.entity framework और mysql.web। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये कि जो हमारा ये है वर्जन 4.5.2 की, अगर असेंबलीज में आप किसी और में घुस जाते हैं तो वहां भी आपको ये मिलेंगी mysql.data और mysql.web। ठीक है, इसी तरह अगर आप चले जाते हैं क्या कहते हैं अपना .NET स्टैंडर्ड में, तो यहाँ भी आपको ये मिलेंगी mysql.data, mysql.data.entity framework और mysql.web। ये वहाँ, ये वेब वाली नहीं है, .NET स्टैंडर्ड की है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं अपना, इसी तरह ये .NET स्टैंडर्ड 2 पे भी आपको मिलेंगी, और आपको .NET 5 में ये mysql.data.dll ये भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने ये वर्जन 4.5.2 में जाना है। ठीक है, और उसमें से आपने ये 3 mysql.data, mysql.data.entity framework और mysql.web सेलेक्ट करनी, लेकिन ये सेलेक्ट इधर से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने इधर आके ऐड रेफरेंस करके फिर ब्राउज करके फिर उनको सेलेक्ट करके ऐड करना। और आपने ये एक सिंपल एक फॉर्म बना के उस पर एक बटन लगा के, उस बटन के पीछे हमने क्या कोड किया है, ये रहा, ये बाकी क्लोज करने हुआ करें ना, अगर ये बहुत सारे ओपन हो जाते हैं तो इसको राइट क्लिक करके क्लोज ऑल बट दिस कर दिया करें। ठीक है, अगर कोई अनसेव्ड होगा तो वो पूछेगा कि सेव करना है। तो ये एक छोटा सा काम करके आप देख सकते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा। जो डेटाबेस बनाने का तरीका, टेबल बनाने का काम वो भी हमने किया है। ठीक है, वो करने के बाद फिर इधर आके आप कनेक्ट करेंगे, और अगर ये चल जाता है कोड तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने फॉर्म बना के कैसे फॉर्म से वैल्यूज लेके और डेटाबेस में ऐड करनी है, या डेटाबेस से लोड करवानी है, सर्च करके लाना है, या अपडेट करना है, या डिलीट करना है, वो कैसे करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।